नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। एक शायर ने कहा कि जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। आज ऐसी एक खबर लंदन से आई, बड़ी खबर है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दुनिया भर में जहां जहां भी इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं वो ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने से उत्साहित हैं, वो उन्हें अपना मानते हैं। ऋषि सुनक पूरी तरह ब्रिटिश हैं। वो इंग्लैंड में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। उनकी आइडेंटिटी ब्रिटिश है, उनकी वैल्यूज ब्रिटिश हैं, लेकिन उनके परिवार का ओरिजिन भारत से है और वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। वो ब्रिटेन के पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं जो गाय की पूजा करते हैं, दिवाली, होली और जन्माष्टमी के त्योहार मनाते हैं। गणेश जी की प्रतिमा उनकी टेबल पर दिखाई देती है। आज भी उनके हाथ में कलावा दिखाई दिया। ऋषि सुनक की शादी भी भारत में हुई है। इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता उनकी पत्नी है। सारा परिवार सनातन धर्म की परंपरा का पालन करता है। ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के 300 साल पुराने लोकतांत्रिक इतिहास में कोई गैर ईसाई नॉन क्रिश्चियन प्रधानमंत्री नहीं बना था। और यह बात इसलिए खास है क्योंकि ऋषि सुनक जिस ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहां 80% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियंस की है। ऋषि सुनक ने आज ब्रिटेन की कमान संभाली तो वो ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर भी बने। ऋषि सुनक को लेकर बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। क्या ऋषि सुनक का इंडिया कनेक्शन भारत और ब्रिटेन की दोस्ती को और मजबूत करेगा? इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया? क्या ऋषि सुनक के पास बेशुमार दौलत है? क्या वो एक वेटर से अरबपति बने? उनके पेरेंट्स क्या करते थे? क्या ऋषि सुनक में वो काबिलियत है कि वो ब्रिटेन को आर्थिक संकट से निकाल पाएंगे, ब्रिटेन को परेशानी के दौर से बचा पाएंगे? क्या वो इंग्लैंड के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? आज इन सारी बातों की चर्चा आज की बात में करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ऋषि सुनक के बारे में। ऋषि सुनक को आज किंग चार्ल्स III ने ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। हालांकि ऋषि सुनक को कल जब कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर चुन लिया गया था उसी वक्त तय हो गया था कि वो ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। आज एलिजाबेथ ट्रस किंग चार्ल्स से मिली, अपना पद छोड़ने की औपचारिक जानकारी दी। इसके बाद ऋषि सुनक बकिंघम पैलेस पहुंचे। किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को देश का प्रधानमंत्री का पद संभालने को कहा और किंग चार्ल्स से मुलाकात की फॉर्मेलिटी के बाद ऋषि सुनक सीधे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे, जो एक सिंबल है वहां के प्रधानमंत्री पद का। और इसी के साथ केवल 7 साल पहले सियासत में आए ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे पावरफुल लीडर और प्रधानमंत्री बन गए। ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री का चुनाव ऐतिहासिक पल है। His grandparents came from India, his parents from East Africa, and he's a Hindu. This is a sign of the different United Kingdom which there is today compared to the country which I grew up in, or my grandfather who was here in India fighting for the Indian Army would have known as well. So it is quite a different country and it's a big day to mark that. वैसे तो ऋषि सुनक औपचारिक तौर पर 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कैबिनेट बनानी शुरू कर दी है। ऋषि सुनक ने फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक राब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है। लिज ट्रस की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे जेरेमी हंट अपने पद पर बने रहेंगे। सुनक ने इससे पहले जुलाई अगस्त में भी कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनने और प्रधानमंत्री का पद हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार वो लिज ट्रस से रेस में हार गए थे।
हालांकि ऋषि सुनक ने उसी समय कह दिया था कि वो देश की इकोनॉमी को सुधारने का लिज ट्रस का प्लान पसंद नहीं करते, ये प्लान काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा था इससे देश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ऋषि सुनक की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। महज 44 दिन प्राइम मिनिस्टर रही लिज ट्रस को कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम संभालते हुए ऋषि सुनक ने फिर कहा कि एलिजाबेथ ट्रस ने कई गलतियां की और वो उन गलतियों को सुधारने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. Right now, our country is facing a profound economic crisis. The aftermath of COVID still lingers. Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो लोग तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि ऋषि सुनक के पास सरकार चलाने का बहुत कम एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ 7 साल पहले 2015 में नॉर्थ यॉर्कशायर की सीट से एमपी चुने गए थे। 2019 में वो पहली बार बोरिस जॉनसन की सरकार में मिनिस्टर बने। फाइनेंशियल सेक्टर में उनके लंबे तजुर्बे को देखते हुए कोविड के दौरान बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उन्हें चांसलर ऑफ एक्सचेकर बनाया। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन काम किया। महामारी के दौरान लोगों की मदद की, नौकरियां बचाने का प्लान लेकर आए और ईट आउट हेल्प आउट जैसी स्कीम कारोबारियों को मदद करने के लिए लागू की। लेकिन जब बोरिस जॉनसन से उनके डिफरेंसेस हुए तो ऋषि ने 4 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर का पद छोड़ दिया और 2015 में सियासत में आने से पहले ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी में हेज फंड का काम देखते थे। तो इस फाइनेंशियल फील्ड में उनका एक्सपीरियंस बहुत था। थोड़ी सी और बैकग्राउंड की आपको बता देता हूं। ऋषि सुनक के दादा, उनके ग्रैंडफादर, अनडिवाइडेड इंडिया में पंजाब के गुजरांवाला शहर के रहने वाले थे। गुजरांवाला जैसा आप जानते हैं अब पंजाब में है, जो पाकिस्तान में है। आजादी से पहले ऋषि सुनक के दादा केन्या चले गए थे, जहां उन्होंने कारोबार शुरू किया, अच्छी कमाई की। ऋषि सुनक के पिता का जन्म केन्या में ही हुआ। उनकी मां पंजाब से तंजानिया जाकर बसी भारतीय फैमिली से थी। ऋषि सुनक का परिवार करीब 60 साल पहले ब्रिटेन में आकर बस गया। ऋषि सुनक ब्रिटेन में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। उनके पिता डॉक्टर थे, मां फार्मासिस्ट थी, फार्मेसी की दुकान थी उनकी। ऋषि ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद ऋषि सुनक ने आगे की पढ़ाई अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। इकोनॉमिक्स के अलावा पॉलिटिकल साइंस भी उनका सब्जेक्ट रहा। ऋषि सुनक ने राजनीति में अपना जलवा दिखाया और अब इकोनॉमिक्स के मोर्चे पर जूझना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक नाजुक दौर से गुजर रही है। लिज ट्रस इसी वजह से फेल हुई और सिर्फ 44 दिन में कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जाते जाते लिज ट्रस ने कहा कि मुश्किल बहुत बड़ी है, अब ऋषि सुनक ही मुल्क को संभालें। From my time as Prime Minister, I am more convinced than ever that we need to be bold and confront the challenges that we face. As the Roman philosopher Seneca wrote, it's not because things are difficult that we do not dare. It's because we do not dare that they are difficult. We simply cannot afford to be a low-growth country where the government takes up an increasing share of our national wealth, and where there are huge divides between different parts of our country.
Democracies must be able to deliver for their own people. We must be able to outcompete autocratic regimes where power lies in the hands of a few. And now more than ever, we must support Ukraine in their brave fight against Putin's aggression. Ukraine must prevail, and we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I have been striving to achieve, and I wish Rishi Sunak every success. ऋषि सुनक को बहुत छोटी उम्र में ब्रिटेन का सबसे बड़ा पद तो मिल गया, लेकिन उनके सामने वक्त कम है और मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। देश की इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में चली गई है, ग्रोथ रेट गिर गया है, ब्रिटिश पाउंड की हालत खराब है, यूक्रेन वॉर के कारण महंगाई, इन्फ्लेशन आसमान पर है, ऑयल और गैस की कीमतों से लोग परेशान हैं। ऋषि सुनक का सबसे बड़ा चैलेंज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को इस गड्ढे से निकालना है, क्योंकि ग्रोथ रेट 1% से भी कम है। कोरोना के 2 साल के दौरान ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली गई थी। कारोबार, रोजगार ठप होने से बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से बढ़ी। हालत यह कि लोग सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के पास हॉस्पिटल चलाने और डॉक्टर्स और नर्सेज की सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। ब्रिटेन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इसी दौरान रशिया के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद करनी है, क्योंकि बाकी यूरोपीय कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बढ़ते हुए खतरे को देखकर डिफेंस बजट बढ़ाना है, ताकि वो भविष्य की चुनौतियों से निपट सके। अब ऋषि सुनक ने आज भरोसा तो जताया कि ब्रिटेन को इन मुश्किलात से निकालने में कामयाब होंगे। उनके पास प्लान है और ऋषि के दावों पर ब्रिटेन के लोगों को यकीन भी है। ब्रिटेन में जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हें इस बात का संतोष है कि इंडियन ओरिजिन का कोई हिंदू व्यक्ति ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना है और बहुत उम्मीद उन्होंने लगाई है कि पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुनक ब्रिटेन को इन सारी मुसीबतों से बचाएंगे, निजात दिलाएंगे। We're really excited that he's our Prime Minister because he's our first brown Indian Prime Minister, and I really hope that he'll help us with the cost of living crisis. Yeah, I do feel proud, but it's not because only that he is from Indian origin, but because he's a real good man, and I believe he'll work hard for everyone, and he'll take Britain to great heights. It's almost a watershed moment, the first time a person of Punjabi descent, a person of colour, to ascend to the office of Prime Minister. So it's good to see. It's signs of things to come, and it's just a sign of 21st century Britain, where it doesn't matter what background you're from now, that you can rise up the ranks to the positions of power. I think the community has always been very open. They might have been in the past very partisan to Labour, but increasingly as society has realised the challenges the country faces, there's sometimes not much to choose between the parties itself. But in Rishi, after the chaotic period that we've had over the last few months, I really hope that he feels for the common man and woman in the country and brings together policies that unify not just the party but the country itself. And that's definitely going to be a winner if he can manage to do that. ऋषि सुनक को जानने के लिए उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और जानना जरूरी है। हमारे देश में लोग ऋषि सुनक को नारायण मूर्ति के दामाद के तौर पर जानते हैं, सन इन लॉ। वो नारायण मूर्ति जिन्होंने इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। ऋषि सुनक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता के पति हैं, और यह सही है कि अक्षता ऋषि सुनक से दोगुनी अमीर हैं। उनके पास ऋषि सुनक से डबल प्रॉपर्टी, डबल संपत्ति है। अक्षता के पास इन्फोसिस के करीब 1% शेयर हैं और उन्होंने कई और बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। अपने भाई रोहन मूर्ति के साथ मिलकर वो 2 कंपनियां चलाती हैं और इस वक्त अक्षता के पास करीब 430 मिलियन पाउंड यानी करीब 5000 करोड़ की संपत्ति होने का अनुमान है। उनकी संपत्ति को लेकर दावा किया गया था कि वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II से भी ज्यादा अमीर हैं। वो क्वीन जिनकी थोड़े दिन पहले डेथ हुई है। लेकिन ऋषि सुनक भी कम नहीं है। सिर्फ 82 साल के हैं, जमीन से उठे हैं। उन्होंने होटल में वेटर तक का काम किया है।
सड़क पर खड़े होकर दवाएं बेची हैं और अब वो अपनी कंपनी चलाते हैं और उनके पास करीब 200 मिलियन पाउंड यानी करीब 2000 करोड़ की संपत्ति है। सबसे बड़ी बात है कि 3 पीढ़ी पहले भारत से शिफ्ट हो चुके ऋषि के परिवार ने अपनी परंपराओं और संस्कृति से नाता नहीं तोड़ा। बोरिस जॉनसन की सरकार में जब ऋषि सुनक को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था तो उन्होंने बाइबल हाथ में लेकर शपथ नहीं ली थी। ऋषि ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और इसकी चर्चा पूरे ब्रिटेन में हुई थी। एक ब्रिटिश अखबार ने जब उनसे पूछा तो ऋषि ने कहा कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। ऋषि सुनक ने हमेशा कहा कि वो भले ही जन्म से ब्रिटिश हैं, लेकिन वो भारतीय परंपराओं और ग्रंथों में अटूट विश्वास रखते हैं। हिंदू धर्म में उनकी आस्था अगाध है। कल भी ऋषि सुनक ने दिवाली मनाई। अपने घर के बाहर वो दीप जलाते हुए दिखाई दिए। ऋषि भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अपने ऑफिस में टेबल पर गणेश जी की प्रतिमा की रखते हैं। ऋषि गाय की पूजा करते हैं, गौ भक्त हैं। इसी साल अगस्त में जन्माष्टमी के मौके पर ऋषि ने अपनी वाइफ अक्षरा के साथ गाय की पूजा की थी और उनकी जो तस्वीरें जब आई थी उनकी काफी चर्चा भी हुई थी। ऋषि सुनक का पूरा परिवार भारतीयता से भरा है। उनके भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। ऋषि और अक्षता की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। 2009 में दोनों ने शादी की। शादी का समारोह बेंगलुरु में हुआ था और उसके बाद कई मौकों पर ऋषि सुनक ने कहा कि भारत मेरी विरासत है। ऋषि सुनक और अक्षता की 2 बेटियां हैं। दोनों के नाम भी भारतीय परंपरा के आधार पर हैं। बड़ी बेटी का नाम है कृष्णा और छोटी का नाम अनुष्का। ब्रिटिश ने हम पे राज किया था 200 साल। अब मेरे को लगता है इंडियन ब्रिटिश पे राज करेंगे फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स। भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का अगर प्रधानमंत्री बनता है, जिस ब्रिटेन ने हमारे भारत के ऊपर अनेकों वर्ष सालों राज्य किया, अगर हमारा कोई व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है तो ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात होगी। और इंडिया और ब्रिटेन का अच्छा रिश्ते चलेंगे, अच्छा मतलब रिश्ते बने रहेंगे, हमारे लिए अच्छे हैं। इंडिया और ब्रिटेन का रिश्ता अच्छा गहरा होगा। We are naturally very proud of it. Yeah, we are very proud about it. वो इंडियन रूट है, लेकिन वो इंडियन तो है ही नहीं ना। पूरी बर्थ ही वहीं से है, सारा काम वहीं से है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया का नाम है, इंडियन लग रहा है। लोग चाहे इंडिया का नाम है, इंडियन लग रहे हैं, लेकिन वो इंडियन है नहीं। ये बात सही है, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने वाले ऋषि सुनक न तो पहले ऐसे नेता हैं और न अकेले ऐसे नेता हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। मॉरिशस के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी की जड़ें भी भारत में हैं। इसके अलावा गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली और पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा भी इंडियन ओरिजिन के हैं। अब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, तो यह भारतीयों के लिए गर्व की बात हो सकती है। लेकिन यह उम्मीद करना कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भारतीय के रूप में काम करेंगे, यह गलत है। ऋषि सुनक ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटेन के हित उनके लिए सबसे ऊपर है। हां, इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि ऋषि भारत के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है तो यह बड़ी बात है कि 3 पीढ़ी पहले भारत से शिफ्ट होने के बाद भी ऋषि सुनक ने भारतीय परंपराओं और संस्कृति को नहीं छोड़ा। वो हिंदुत्व में यकीन रखते हैं, सनातन परंपराओं का पालन करते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि गौ माता की पूजा करते हैं, गणेश की मूर्ति अपनी टेबल पर रखते हैं, शराब नहीं पीते, होली दिवाली मनाते हैं। लेकिन यह सोचना ठीक नहीं है कि चूंकि ऋषि सुनक हिंदू हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए वो ब्रिटेन के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर पहुंचे। सच्चाई यह है कि ऋषि सुनक को उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत
और ब्रिटेन के प्रति उनकी निष्ठा और अपने देश के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही वहां के लोगों ने उन्हें सर्वोच्च पद पर बिठाया। लेकिन हमारे देश में कुछ नेताओं ने ऋषि सुनक का सिर्फ धर्म देखा, उनका हिंदुत्व देखा और यह कहना शुरू कर दिया कि 80% क्रिश्चियन आबादी वाले ब्रिटेन में हिंदू माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारे देश में कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा। ऋषि सुनक को बधाई देने के बहाने, ऋषि सुनक के भारतीय मूल का होने के बहाने पीछे दम्बरम, शशि थरूर और महबूबा मुफ्ती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सब ने एक सियासी शिकवा छोड़ा। सवाल उठाया, जैसे ब्रिटेन में माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने, क्या वैसा हमारे देश में हो सकता है? शुरुआत की महबूबा मुफ्ती ने, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने पर स्वागत है, हर भारतीय इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन यह वक्त सोचने का है कि ब्रिटेन ने एथनिक ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मंजूर किया और हम अभी भी सीए और एनआरसी जैसे भेदभाव पैदा करने वाले कानूनों से जकड़े हुए हैं। इसके बाद चिदंबरम ने महबूबा की बात को आगे बढ़ाया। चिदंबरम ने कमला हैरिस और ऋषि सुनक का हवाला देकर लिखा, अमेरिका और ब्रिटेन से उन पार्टियों को सीखना चाहिए जो बहुसंख्यक समाज को, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को, मेजोरिटम को बढ़ावा देती हैं, मतलब माइनॉरिटीज को नेग्लेक्ट करती हैं। और इसके बाद शशि थरूर थोड़ा और आगे बढ़े, खुलकर बोले, ब्रिटेन में ऋषि सुनक माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठाया गया। क्या हमारे देश में कभी ऐसा हो सकता है? बाकी नेता तो ट्विटर पर लिखते रहे, लेकिन शशि थरूर ने कैमरे के सामने आकर अपनी बात कही। So my question is, a party like the BJP, which doesn't have a single Muslim MP in either House of Parliament today, which is a shocking situation that's never been there in our diverse country's politics in the past, can the supporters of the BJP imagine a prime minister of another background, even a BJP chief minister from, say, either the Islamic or Christian faiths? I doubt it very much. I remember when Sonia Gandhi ji won the 2004 elections and her victorious coalition invited her to be Prime Minister, how the BJP reacted then. And we remember a BJP leader threatening to shave her head and go on dharna outside Parliament. And I just wanted to remind them that there are lessons, all sorts of lessons we can learn from Rishi Sunak's ascent in England, but this is also one of them. अब आप जानते हैं, जब माइनॉरिटी की बात हो, ऐसा कैसे हो सकता है ओवैसी ना बोले? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उनकी तो ख्वाहिश है कि हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्राइम मिनिस्टर बने। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। कामयाबी मिलेंगी जरूर, मगर ये बोलना है कि कामयाबी नहीं मिल रही हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बैठेंगे। हम अपनी कोशिश को, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेगी। ये जो नौजवान जो हमारे साथ हैं, यही कल इंशाअल्लाह ताला लीडर बनेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो खुद इस जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ेंगे। महबूबा मुफ्ती, ओवैसी, शशि थरूर जैसे तमाम नेताओं को जवाब देने के लिए सामने आए रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग माइनॉरिटीज को सर्वोच्च पदों से दूर रखने का इल्जाम लगा रहे हैं, वो भूल गए कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बीजेपी ने ही बनाया था। भारत के लिए बहुत गौरव का दिन है कि दीपावली के शुभ दिन एक भारतीय मूल के योग्य नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक को मेरी बहुत बधाई। अब जहां तक भारत में राजनीति का सवाल है, मैं नहीं मानता कि ये अवसर है राजनीति करने का, नहीं होना चाहिए। पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के मित्र ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात करूंगा कि एपीजे कलाम भारत के अति लोकप्रिय योग्य राष्ट्रपति हुए, उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल जी बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। एक बहुत योग्य दलित समाज के नेता रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। एक बहुत योग्य आदिवासी समाज की नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी स्वयं किस समाज से आते हैं? बहुत ही पिछड़े समाज से, बहुत ही गरीब परिवार से। तो ये देश का बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है क्या?
लेकिन कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी इधर उधर की बात न करे। कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लोगों को सर्वोच्च पदों पर बिठाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अल्वी ने कहा कि क्या कोई बीजेपी से किसी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीद कर सकता है? भारत के समाज के दो हिस्से हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था वो कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। मैं भी सेंट्रल हॉल में उस वक्त मौजूद था। एमपीज ने सोनिया गांधी को चुन लिया था देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुखालफत की थी और सुषमा स्वराज जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो शपथ लेंगी तो मैं अपने सर के बालों को कटवा दूंगी, मुंडवा दूंगी। वो कांग्रेस ने किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। बीजेपी क्या अक़लियत के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? आप हमारी मिसाल क्यों दे रहे हो? अपनी मिसाल दो। तुम किसी अक़लियत के आदमी को, किसी मुसलमान को, किसी सिख को बीजेपी का ही मेंबर क्यों ना हो, क्या प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो? तुम्हारे पास तो जितने मुस्लिम एमपीज थे उन सबको निकाल के तुमने बाहर खड़ा कर दिया है। कैसे मान लें कि तुम उदार मानसिकता के लोग हो? हालांकि जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर थोड़ी संभल कर बात की। उन्होंने कहा पिछले 8 साल में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज कैसा महसूस कर रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। माने हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान, भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। जिनको जनादेश मिलता है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जनादेश मिले, लोकतांत्रिक तरीके से जनादेश मिले और मुख्यमंत्री बने, हमें क्या आपत्ति है? इंग्लैंड की जनता ने उनको, अभी इंग्लैंड की जनता नहीं, इंग्लैंड के पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है इंग्लैंड का, हम स्वागत करते हैं उनका। मुझे लगता है ये कहना तो ठीक नहीं है कि ब्रिटेन में कमाल हो गया, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन गया और हमारे देश में माइनॉरिटी से लोग कभी टॉप पर नहीं पहुंचते। आज भी हमारे देश की राष्ट्रपति एक ऐसी महिला है जो ट्राइबल परिवार से आती हैं। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति रहे। ये सब माइनॉरिटी से थे। कितने सारे राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हमें किसी दूसरे मुल्क से तुलना करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ना कहीं से सीखने की जरूरत होनी चाहिए। जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, भारत में भी माइनॉरिटी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बैठाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पूरी आजादी है, वो जरूर ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जिन लोगों ने ऐसी बात की, उनमें से ज्यादातर लोग ये भूल गए कि उनकी अपनी सरकार ने 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। जहां तक महबूबा का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर में तो हिंदू और सिख माइनॉरिटी में है। क्या महबूबा ऐलान कर सकती है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी माइनॉरिटी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाएगी? वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। इसलिए ये सब बातें कहने की हैं। सब मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे आज ओवैसी ने दोहरा दिया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। सब अपने अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात, असली मकसद यह है कि वो किसी न किसी तरह मोदी को एंटी मुस्लिम घोषित करना चाहते हैं, किसी न किसी तरह मोदी को एम्बेरस करना चाहते हैं। अब मुसलमानों का मुद्दा और जोर शोर से उठेगा, क्योंकि मोदी आजकल विरासत पर गर्व कहने की बात बड़े खुलकर कह रहे हैं। मोदी सनातन परंपराओं को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। काशी, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या का डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर जब मोदी अयोध्या में दीपदान करने पहुंचे थे, उन्होंने राम मंदिर के कामकाज को देखा था, तैयारियों को देखा था और यह पाया कि अयोध्या में मंदिर के निर्माण का काम
फुल स्पीड से चल रहा है और 14 जनवरी 2024 को राम मंदिर भक्तों लिए खुल जाएगा। वो भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। हमारी संवाददाता रुचि कुमार और गोनिका अरोड़ा इस वक्त अयोध्या में हैं। रुचि और गोनिका ने आज मंदिर निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी है। पहली बार गर्भगृह के ऊपर से मंदिर निर्माण के काम की पूरी तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं। राम मंदिर के प्रोजेक्ट में लगे इंजीनियर से बात की है। इन दोनों ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण का करीब 50% काम पूरा हो चुका है। प्लिथ का काम 90%, 90% हो गया है। अब गर्भगृह बन रहा है। अगले साल की शुरुआत में रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी और मंदिर भी तय वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर की मजबूती ऐसी होगी कि 1000 साल तक राम मंदिर को किसी तरह की आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 1000 साल तक मंदिर पूरी भव्यता के साथ खड़ा रहेगा। राम मंदिर निर्माण में जो लोग लगे हैं उन्होंने बताया कि अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद कुछ वक्त तो काम बहुत तेजी से हुआ, लेकिन कोरोना के कारण काम की गति कम हो गई। कोरोना खत्म हुआ, अब दिन रात काम चल रहा है। पत्थरों की घिसाई और संगमरमर में नक्काशी का काम राम जन्मभूमि कार्यशाला के अलावा राजस्थान और गुजरात में भी किया जा रहा है, जिससे मंदिर को वक्त पर बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ये जो आप श्री राम लिखी पताका लहराते हुए देख रहे हैं, इसी जगह पर राम मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। राम मंदिर का भूमि पूजन भी यहीं पर हुआ था और रामलला भी यहीं पर विराजेंगे। इसीलिए कल दीपावली के मौके पर यहां पूजा की गई। जिस जगह गर्भगृह बन रहा है वहां नींव 14 मीटर गहरी है। 14 मीटर मोटी कंक्रीट की चट्टान के ऊपर प्लिंथ बना है। इसके ऊपर गर्भगृह का निर्माण शुरू हुआ है। गर्भगृह में जिस जगह रामलला का विराजमान होंगे वहां चारों कोनों में 9 शिलाएं रख दी गई हैं। राम मंदिर का ये गर्भगृह है, यहाँ पताका लहरा रही है, जय श्री राम इसमें नजर आ रहे हैं। और ये इस गर्भगृह में इसकी जो बाहर की पूरे मंदिर की दीवारें हैं उसमें राजस्थान का सैंडस्टोन लग रहा है, तो गर्भगृह में मकराना का सफेद मार्बल लगाया जा रहा है। ये पिलर्स यहाँ पर नक्काशी वाले मार्बल के लगे हैं। इनमें भी खूबसूरत नक्काशी की गई है, राजस्थान से नक्काशी होकर आए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो पिलर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे उसमें 16 मूर्तियां लगाई जाएंगी। करीब 392 पिलर इस तरह के पूरे मंदिर में नजर आएंगे और ये जो जगह है यहाँ पर मूर्तियां बाद में इनमें नक्काशी की जाएगी। तो गर्भगृह में फर्श सफेद मकराना मार्बल का होगा और जो दीवारें होंगी वो इस तरह से मार्बल की होंगी जिसमें कार्विंग की गई होगी। यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे क्योंकि जो राम मंदिर है अयोध्या में उसमें रामलला अपने भाइयों के साथ यानी चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाल रूप में हैं, तो यहाँ बाल रूप में विराजमान होंगे। तो यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने देखा कि ये मंदिर कितना बना है। यहाँ से जो श्रद्धालु लोग हैं वो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक सोने का कॉइन भी डाला है जो नीचे नींव में गया है। जो झंडे लगे हुए हैं और इसी में जो है पीएम साहब ने जो है सोने का कॉइन डाला जो कि 70 फीट गहराई तक जो है जाता है। कॉइन डालने के बाद जो है इसमें आवाज जो है आपको जो है अपने आप जो है जब डालेंगे तो आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर ये जो है यहाँ से डाला, अभी जब प्रधानमंत्री दिवाली दीपोत्सव में आए उस दिन डाला उन्होंने। जी 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 जी। विश्व हिंदू परिषद के नेता फूलकांत जो बता रहे थे, इस बात को फिर से समझ लेते हैं। इस तांबे के पाइप से प्रधानमंत्री मोदी ने सोने का सिक्का डाला, गोल्ड कॉइन। तांबे का यह पाइप मंदिर के गर्भगृह में ही है, इसे नाभि कहते हैं। इसमें डाले गए सिक्कों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक बार सोने का सिक्का इसमें डाल दिया तो वो मंदिर की संपत्ति हो जाता है, या यूं कहें कि रामलला की संपत्ति हो जाता है। यह पाइप करीब 90 फीट नीचे जाता है, लेकिन करीब 2 साल से इसमें सिक्के डाले जा रहे हैं, तो इसलिए अंदाजा लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सिक्का डाला वो 70 फीट नीचे तक तो गया ही होगा। गर्भगृह की एक और खासियत यह है कि यहां एक खास एंगल से मिरर लगाए गए हैं, शीशे लगाए जाएंगे, जिससे रामनवमी के
मौके पर सूर्य की रोशनी रामलला के चेहरे पर पड़े। टेलीस्कोपिक मिरर के जरिए सूर्य की किरण को रामलला के माथे पर डाला जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी और हर 19 साल बाद इस शीशे को एडजस्ट किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें सोने का कॉइन डाला, तो ये कितना नीचे तक चला जाएगा जो भक्त भी डालेंगे यहाँ पर? अभी मैंने कहा 90 फीट तक नीचे गया है। अभी हो सकता है उसमें से 10-12 फीट तो भरा होगा पहले से, लोग अब तक डाले गए, तो ये कहीं वहां तक पहुंच गया है। लेकिन ये बात सही है, जिन्होंने इसके ऊपर कोई समर्पण किया है उन्हें राम के प्रति अपनी श्रद्धा और इस देश के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर जताई है। सूरज की रोशनी का क्या इंतजाम की भगवान राम के? ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर की ओर मध्याह्न सूर्य रामनवमी का जब आएगा, आपको मालूम है ऊपर शिखर है, तो सीधे यहाँ पे तो किरण नहीं पहुँच सकते, तो किरण को बाजू में लेते हुए हम पेरिस्कोपिक कोई जैसे बाइनोकुलर होती है या मिरर होते हैं, उसके थ्रू जो किरण आएंगे, किरण को सीधा रामनवमी के दिन रामलला के यहाँ पे फोरहेड पे डालने की कोशिश करेंगे। 2 दिन पहले 2 दिन बाद, मतलब 4-5 दिन में ये इफेक्ट रहेगा और हर 19 साल के बाद में उसको एडजस्ट करना है। तो ये निश्चित है, पूरे साल भर नहीं है, साल भर के 4-5 दिन का है। पिछले कुछ महीने से यहां जिस तेजी से काम हुआ है उससे श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय संतुष्ट हैं। चंपत राय ने बताया कि प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद अब मंदिर की नक्काशीदार सैंडस्टोन की दीवार खड़ी की जा रही है। अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो दिसंबर 2023 तक सारा काम पूरा हो जाएगा। जमीन के नीचे मजबूती प्रदान करने के लिए एक चट्टान ढलाई हुई है। चट्टान के ऊपर ज्यादा रिच, अधिक ताकत वाली एक राफ्ट बनाई गई है। उसके बाद कुर्सी ऊंची करने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर 6.5 मीटर ऊंचाई तक लगाए गए हैं। इसको कुर्सी प्लिंथ कहा गया। ये काम पूरा हो गया है। प्लिंथ का काम तो लगभग 90% हो गया। अब उसके बाद नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन जून में शुरू कर दिया था। अगस्त से उस काम में अच्छी गति आ गई है और वो गति बड़ी संतोषजनक है। राम मंदिर को दिव्य, भव्य और अद्भुत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, 161 फीट। इसका फायदा यह होगा कि यहां आने वाले श्रद्धालु ही नहीं बल्कि आसपास के हाईवे से गुजरने वाले लोगों को भी मंदिर के दर्शन हो सकेंगे। राम मंदिर के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी संवारा जा रहा है। मंदिर और आसपास की इमारतें इस तरह बनाई जा रही हैं कि उनके आकार में एक सिमेट्री हो, यानी एक रूपता हो। मंदिर की भव्यता कितनी ज्यादा होगी, किस तरीके का ये राम मंदिर भव्य बनेगा, उसके अंदाजा मंदिर की उस प्लानिंग से लगाया गया है जिसमें कि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट बताई गई है। जी हां, जमीन पे जहां हम इस वक्त खड़े हैं यहां से लेकर 161 फीट, ये क्रेन से भी ऊपर अगर हम कहें तो इतनी ज्यादा ऊंचाई का ये मंदिर होगा। और ये मंदिर आपको आसपास के एरिया से दिखाई देगा, यानी कि जिन लोगों के घर आसपास हैं, जो लोग आसपास के हाईवे से गुजरेंगे, खासतौर पर गोंडा का हाईवे, वहां से भी आपको ये मंदिर का शिखर दिखाई देगा। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहरा रहा होगा आपको वो भी दिखाई देगा। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं, दरअसल ये अभी फिलहाल ग्राउंड है, लेकिन इसे भी 15 फीट, इसमें भी इस तरीके के ग्रेनाइट के पत्थर लगाकर इसको भी, जो सामने दीवार आपको ग्रेनाइट के पत्थरों की दिखाई दे रही है, उसके जितना ये समतल हो जाएगा। दरअसल मंदिर का जो हर पोर्शन है, हर हिस्सा जो बनाया जाएगा, उसे इसी तरीके से बनाया जाएगा ताकि मंदिर का हर पार्ट समतल हो, किसी भी पार्ट में एक भी इंच का फर्क ना हो, एक भी फीट का फर्क ना हो, ताकि पूरा मंदिर एक समतल तरीके से बने। और सारे मंदिर के आसपास के जो एरियाज भी हैं, फिर चाहे उसमें वो गेस्ट हाउस हो या फिर किसी भी तरीके की सीता रसोई या फिर कुछ और बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उन सब की ऊंचाई मंदिर के इस जो ग्राउंड फ्लोर बनाया जा रहा है 15 फीट ऊंचा, उसी के जैसी ही बनाई जाएगी ताकि पूरा मंदिर या उसके आसपास का एरिया बिल्कुल एक जैसा समतल दिखाई दे। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, विश्वास का प्रतीक है। और बड़ी बात है कि इसको बनाने में अगर हिंदू कारीगर लगे हैं
तो मुस्लिम कारीगर भी इस मंदिर के निर्माण में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। 2023 तक मंदिर बन जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आपने देखा है कि उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर एक दिव्य और भव्य स्वरूप ले चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर श्रद्धा के साथ एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुराना वैभव और पुरानी विरासत लौटाई जा चुकी है। और ये सारे काम बिना किसी विवाद के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झगड़े के हुए, सबके सहयोग से हुए। और ये सारे काम ऐसे हैं जो हजारों साल तक हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, भाईचारे का, प्यार का संदेश देते रहेंगे। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि इन सारे कामों को करने का सौभाग्य उन्हें मिला, ईश्वर ने इतने बड़े बड़े काम उनके लिए छोड़े थे, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और ये सारे जो केंद्र हैं सिर्फ आस्था के, विरासत के, विश्वास के केंद्र नहीं है, ये रोजगार के, टूरिज्म के बड़े साधन बनेंगे। और ये वाकई में देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन सब लोगों को ऐसी अच्छी बातें पसंद नहीं आती। आज गुजरात के वडोदरा से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली हैं। दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान हिंदुओं पर हमला हुआ, पत्थर चले, आगजनी हुई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया। अब पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके बाद कहीं जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। लेकिन कल रात की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्हें देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि हालात कितने खराब रहे होंगे। जिस इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी हुई, उस इलाके में हिंदुओं की आबादी कम है, मुस्लिम यहां ज्यादा संख्या में रहते हैं। लोगों का कहना है कि दिवाली की पूजा के बाद बच्चे पटाखे चला रहे थे, उसी वक्त हमला हुआ, पत्थर फेंके गए और फिर बम भी चले और इसके बाद घरों पर हमला हुआ। पुलिस की गाड़ियां रिक्शा खबर नहीं कोनी जो उन्नी करी ना के सामने बात है। इलाके के लोगों ने पुलिस को बुलाया। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची, लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। मौके पर पहुंचे डीसीपी के ऊपर छत से पेट्रोल बम फेंका गया। गनीमत ये रही कि पुलिस अफसर बाल बाल बच गए, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन पुलिस भी इन हालात के लिए तैयार नहीं थी। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने आधी रात को इलाके में मार्च किया, जिसके बाद 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 6 हिंदू भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल रात जिस इलाके में हिंसा हुई थी, आज उस इलाके में हमारे संवाददाता निर्णय कपूर पहुंचे। निर्णय ने इलाके के लोगों से बात की। पादी गेट इलाके के लोगों ने बताया कि बच्चे घर के बाहर पटाखे चला रहे थे, तभी स्ट्रीट लाइट बंद की गई और अंधेरे में पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला किया गया। लोगों ने कहा कि इस इलाके में हिंदुओं की आबादी कम है, इसलिए हिंदुओं को बार बार डराने की कोशिश होती है, जिससे वो इस इलाके को छोड़कर भाग जाए। कुछ नहीं सर, ये बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। अब दीपावली में तो पटाखे फोड़ेंगे ना, और घर के आंगने ही फोड़ेंगे, कोई दूसरे के आंगने तो फोड़ने नहीं जाएंगे। और पटाखे फोड़े थे और 2-4 लड़के डांस कर रहे थे और अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हुई। उसके बाद ये इधर से पत्थर और बम लोगों ने तो पटाखे दोनों तरफ से फोड़ रहे थे? पटाखे नहीं, एक ही हम इधर ही फोड़े थे, उधर से तो बम और पत्थर ही आए। जैसे स्ट्रीट लाइट बंद हुई उसे तुरंत क्या उनका प्लानिंग था कि लाइट बंद हो, इस तरह से जब हमला करे सा। पर लाइट तो पूरी रात चलती है। पर ये बंद कर दी गई थी ना। स्ट्रीट लाइट बंद कैसी हुई, किस तरह से हुई? वही टाइम पे
बंद की होगी तो हुई ने फिर हमला तरत हुआ। हर टाइम ये लोग हमला करते चले तो हमारी मेरी अकेली का ही घर है, बाकी सब मूवमेंट है। आसपास और लोग क्या कर रहे थे? कोई नहीं था ना, ये बस बच्चे ही थे नहीं, ये लड़के। अब रात में 12:30 बजे थोड़ी कोई होएगा, 10-12 जन ही थे, ज्यादा नहीं थे यहाँ पे। ये जो है विधवा है, अब एक पे कहार का घर है, तो उनको कैसा ऐसा डराएंगे तो घर खाली करेगी, सस्ते में बेच के चली जाएगी विधवा बाई है। इसके लिए लोग चमकला करते हैं कि जाता सी भगे ही है। बहुत सारे पत्थरे, फटाकड़े, फिर पेट्रोल बम, वो सब करके ना फोड़े इन्होंने। मैं और मेरी बहन आ रहे थे तो लड़की ने गाड़ी छोड़ के ना हम भागे, इतना हमला कर रहे थे पत्थरों का। गाड़ी लेना है तब भी हमारे पे हमला हुआ, हम लोग सब बच गए। पेट्रोल बम उन्होंने फोड़े थे, हम सेज बच गए, हमारी गाड़ी वाड़ी सब वो हो गई है कि इन्होंने बहुत हम सामने से हमला हुआ है पेट्रोल पंप। ये एरिया से हिंदू लोग चले जावे ना, इनका हो जावे, मोमेडन एरिया हो जाए, इसलिए इनको हिंदू लोग को भगाना ही है। इसलिए ये लोग दर हमारा कुछ भी त्योहार हो, कोई भी XYZ छोटा सी बड़ा त्योहार हमारे बिगाड़ते ही। पहले भी यहाँ धमाल हुई है? हाँ, पहले भी इन्होंने बहुत करेंगे। पहले ये सब खाली करवाने, पहले ये लोगों ने करवाए तो सब चले गए, खाली कर करके सब चले गए डर डर के। अब मैं आपको इस मामले में दूसरे पक्ष की बात सुनाता हूं। इलाके में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने बताया कि रात 12 बजे तक बाजार में अच्छी खासी भीड़ थी, सब कुछ ठीक ठाक था। झगड़ा पटाखे चलने के बाद शुरू हुआ। महिला ने आरोप लगाया कि कुछ लड़के शराब के नशे में डीजे पर डांस कर रहे थे, जिसके बाद यह पूरा हादसा हुआ। 12 बजे तक दुकानें, सबकी दुकानें चालू थी, बहुत पब्लिक थी खरीदी के लिए, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो फिर अचानक क्या हुआ? बस बम फोड़ने के बहाने हुआ ये, एक बम यहाँ से फूटता है, दूसरा वहाँ से फूटता है। दोनों तरफ से बम फोड़ रहे? दोनों तरफ से बम फोड़ रहे। तो खूब दारू पिए हुए थे लोग, यहाँ पे नाच रहे थे और नाचते नाचते दारू पीते पीते डीजे बजा के नाच रहे थे। दारू पीते पीते बम यहाँ फोड़े, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से बम फोड़ते फोड़ते वहाँ गए और वहाँ वाले यहाँ फोड़ना है, इस बाबत पे झगड़ा हुआ है और ये पूरी प्लानिंग से करा हुआ है। तो पुलिस के ऊपर बम किसने फेंका ऊपर से? वो नहीं पता, हमको भी नहीं पता चला वो कहाँ से आया। तो अगर वो बम पहले से नहीं बना होता तो कैसे फेंकते? वो तो अब हमको नहीं खबर है, हम तो हमारी जान बचाने में थे। पूरी लाइटें बंद थी, अंधेरा था यहाँ पे। आपको पता है ना जो कैमरे पे दिख रहा है बम यहाँ ऊपर से ही गिरा है? हाँ, वो तो देखा, हमने भी कैमरे में ही देखा, जैसा आपने देखा ऐसा हमने भी देखा। वो हमको नहीं पता कि वो कहाँ से आया है और हमको भी अच्छा नहीं लगा कि पुलिस वालों पे ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। फिर तो पुलिस एक्शन लेगी? सही है। ये इस दुकान में से भी एक आदमी को अरेस्ट किया? हाँ, उनको ऐसा बोला कि तुम्हारा CCTV फुटेज चाहिए, हमको चेक करने हैं, जबकि तो दुकान बंद करके चले गए। आप कहाँ रहते हो? हम यहाँ बाजू में रहते हैं। बाजू में ही रहते हो? तो आपने तो देखा होगा तो क्या? नहीं, हम बच के हम निकल गए थे, बच्चे छोटे थे मेरे, बहुत शोर हो रहा था, रो रहे थे तो हम चले गए थे। दोनों पक्षों से बात करने के बाद निर्णय कपूर वडोदरा में पानी गेट की उस लोकेशन पर पहुंचे जहां कल रात दंगे जैसे हालात बने थे। निर्णय ने बताया कि विवाद केवल पटाखे चलाने को लेकर था। आतिशबाजी चलाने के दौरान एक रॉकेट किसी मुस्लिम की दुकान पर जाकर गिरा, इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। वडोदरा के पानी गेट इलाके के इस रोड पे जो वायलेंस हुई है बीती रात, जो दंगे हुए हैं, वो शुरुआत कैसे हुई उसके सभी दोनों पक्ष अपने अलग अलग वर्जन बता रहे हैं। दोनों पक्षों का ये कहना है कि हमें टारगेट किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से एक रॉकेट उड़ता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ आया था और उसके बाद धमाल शुरू हुई। आपको बता दें, हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की और फिर पता चला कि ये जो दुकान है इसके इस CCTV फुटेज में इस पूरी बात का राज छुपा हुआ था, जो कि अब टूटा हुआ है ये CCTV फुटेज। लेकिन आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या था घटनाक्रम। अगर आप यहाँ देखें, ये जो इलाका है जहाँ पे इस वक्त पथराव के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। बताया जा रहा है कुछ बच्चे और बड़े भी पटाखे फोड़ रहे थे और सामने की तरफ भी पटाखे फूट रहे थे। और बताया ये जा रहा है कि सामने की तरफ से रॉकेट या तो कुछ हवाई जैसी चीज जो है वो उड़ती हुई यहाँ पे आती है। इस दुकान के जो CCTV फुटेज है उसमें ये बात साफ दिख रही है कि वो रॉकेट जैसा कुछ आता है यहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ रिएक्शन होता है इस जगह से और उसके बाद फिर पथराव की घटना शुरू हो जाती है और फिर पूरा तोड़फोड़ शुरू हो जाता है, जिसमें इस दुकान के आसपास भी तोड़फोड़ होते हुए नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो दोनों CCTV हैं जो ये लगे हुए थे यहाँ इस दुकान पे, वो इसी तरफ फेसिंग थी, वो भी दोनों टूट गए हैं। इलाके में और भी CCTV लगे हुए हैं जिसको इस वक्त पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरी घटना का सच क्या था।
अब सारी बातें सुनने के बाद लगता तो है कि पूरा झगड़ा पटाखे को लेकर हुआ, किसी की दुकान पर रॉकेट गिरा। लेकिन अगर दुकान पर रॉकेट गिर जाए, उसके सामने कोई पटाखे चला दे, तो जवाब में पत्थर चलाना, बम फेंकना, आग लगाना, ये कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? पुलिस पर बम फेंकने वाले आम शहरी तो हो नहीं सकते, ये अपराध है। इसलिए दिवाली के मौके पर दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, वो किसी भी समुदाय के हों, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं पूरे शहर का, पूरे राज्य का माहौल खराब कर देती हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, बैन है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ दिवाली के पटाखे चलाए, जमकर आतिशबाजी की। लेकिन बड़ी बात यह कि पिछले साल के मुकाबले पटाखे बहुत कम चले, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दीपावली के अगले दिन दिल्ली एनसीआर की हवा पिछले 5 साल के मुकाबले में साफ रही। हालांकि दिल्ली की एयर क्वालिटी अब भी वेरी पुअर कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने पटाखे फोड़ने वालों पर 6 महीने के लिए जेल में डालने की बात कही थी, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी ज्यादा खराब नहीं हुई। तो इसकी 2 वजह हैं। पहली तो यह कि कल रात से ही विंड स्पीड नॉर्मल से ज्यादा है, हवा की रफ्तार। और दूसरी बात यह थी कि इस बार अक्टूबर में भी बारिश हुई, जिसके कारण दिल्ली की हवा पहले से थोड़ी बहुत साफ हो गई थी। इसलिए दिवाली पर पटाखे फोड़ने के बाद भी दिल्ली की आबोहवा पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये ज्यादा खराब नहीं हुई। दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता था। आज पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण का स्तर सुबह सुबह मापा गया है। आज दिवाली के बाद सब लोगों के, दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण घट करके दिवाली के अगले दिन 323 यानी 30% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुआ है, जिसके लिए पूरे दिल्ली वाले बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने फिर भी पटाखे जलाए थे। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और अगले साल हम सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में दिवाली के अगले दिन कामयाब होंगे। अब मंत्री जी चाहे दावा कर रहे हो कि सरकार की पाबंदियों के कारण दिल्ली की हवा सांस लेने लायक है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है और सरकार की सख्ती कुछ काम नहीं आई। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली की हवा पिछले साल के मुकाबले बेहतर क्यों है? इसकी वजह मैंने आपको बता दी, विंड स्पीड और अक्टूबर की बारिश। इन दोनों ने दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाया, वरना आतिशबाजी पर बैन लगाना या फिर ट्रैफिक पर बैन लगाना, इन बातों का कोई असर नहीं होता। आज तक कोई ये निश्चित तौर पर बता ही नहीं पाया कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों है और उसको ठीक करने का रास्ता क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं सिख जत्थेबंदियों का कुछ हैरान करने वाला कारनामा। अमृतसर में आजकल निहंग सिख बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर निहंग सिख जत्थेबंदियों ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कलाओं के हैरत अंगेज करतब दिखाए। आज के दिन सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब ने ग्वालियर किले में जहांगीर की कैद से 52 राजाओं को मुक्त कराया था। गुरु हरगोविंद साहब की बहादुरी की याद में सिख समुदाय आज के दिन को बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाता है। सिख जत्थेबंदियां अपनी बहादुरी के जौहर दिखाती हैं। आज निहंग जत्थेबाजों के हुनर को देखने के लिए दूर दूर से लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे।
सिख जत्थेबंदियों के ये कारनामे मौका देते हैं सिख गुरुओं के बलिदान को, उनके त्याग को और उनकी सीख को याद करने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।